हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर करेंट अफेयर्स करने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पर आज की हमारी पहली फाइनेंस अफेयर्स क्या है? आरबीआई ने इम्पोज करे हैं पीनल प्रोविजंस एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर पीएसएल मिसक्लासिफिकेशन के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं उनको भी पीएसएल गाइडलाइंस फुलफिल करनी होती हैं। तो यहाँ पर आरबीआई ने कितना प्रोविजन लगाया है? 1283 करोड़ का एडिशनल वन टाइम प्रोविजन बनाने के लिए बोला और इनको 500 करोड़ का तो करेक्टिव एक्शन लिया जा रहा है। करेक्टिव एक्शन, जब कोई गलती हो जाती है तो हम यहाँ पर पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर करेक्टिव एक्शन लेते हैं, जिसमें कि आरबीआई की जो एनुअल सुपरवाइजरी रिव्यू थी वो हुई थी। तो हमारे पास में बाज़ेल नॉर्म्स होता है। बाज़ेल नॉर्म में सेकंड पिलर आपका सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस होता है। उसके अंडर हमारे जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनको एनुअल सुपरवाइजरी यहाँ पर सुपरविजन करना होता है। तो इनको कुछ डेफिशिएंसीज मिली पीएसएल कंप्लायंसेस में, और प्राइमरी इशू था कि जो एग्रीकल्चर लोन्स थे उनको मिसक्लासिफाई किया गया। तो पोर्शन जो है बैंक के एग्रीकल्चर लोन पोर्टफोलियो का वो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड स्केल ऑफ फाइनेंस लिमिट से ज्यादा था। मीनिंग जो लोन्स थे वो क्लासिफाइड थे अंडर एग्रीकल्चर पीएसएल, जबकि वो यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस से दिए गए थे। तो आरबीआई यहाँ पर अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, जिसमें हमारे प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक सब आते हैं, ये यहाँ पर 40% देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट किसको देंगे? प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे। ठीक है, अब इसमें 18% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अलोकेटेड होता है, और अगर ये टारगेट्स नहीं मीट होते हैं तो पेनल्टीज लगाई जाती हैं आरबीआई के थ्रू। और जो फंड्स यहाँ पर पेनल्टी से जो फंड हमने कलेक्ट करा वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की तरफ पैसा जाता है। तो आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि जो प्रोविजन है ये रेगुलेटरी करेक्टिव मेजर है और कोई भी इमीडिएट स्ट्रेस एसेट क्वालिटी में नहीं दिखाता। नेक्स्ट आ जाते हैं रेजर पे के ऊपर। रेजर पे का पीओएस सिक्योर कर चुका है आरबीआई का ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस रेगुलेटरी बॉडीज का ये टॉपिक रहेगा। यहाँ पर हमें बोला गया है कि भाई देखो, रेजर पे का एक ऑफलाइन पेमेंट आर्म है रेजर पे पीओएस, जिसको ऑथराइजेशन मिल गया है टू ऑपरेट एज एन ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो यहाँ पर ट्रायो यहाँ की आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंसेस उसको मिलेंगे। तो ऑनलाइन ऑलरेडी मिल चुका है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जैसे दूसरी कंट्रीज में हमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह से रिलेटेड पेमेंट्स करने हैं, या फिर ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो रेजर पे पीओएस जो है वो अपनी इन स्टोर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है। हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शंस, लार्ज रिटेल चेन से रिलेटेड, एसएमईज और अदर फिजिकल मर्चेंट से रिलेटेड यहाँ पर रहेंगे। करेंट ऑफरिंग, कंपनी का जो हार्डवेयर स्वीट है इसमें एंड्रॉइड स्मार्ट पीओएस, एमपीओएस डिवाइसेस, साउंड बॉक्सेस, ये सब आते हैं। सिक्योर कंप्लायंट ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट की जाएंगी। शशांक कुमार यहाँ पर एमडी एंड सीईओ है, को फाउंडर है सॉरी, रेजर पे के। सूर्योदय यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनरशिप कर रहा है विद हाइपर वर्ज फॉर एआई पावर्ड वीडियो केवाईसी। तो अब जैसे हमें ऑनलाइन अकाउंट्स खोलने हैं तो वीडियो केवाईसी होती है यहाँ पर, राइट? तो उसके लिए वो एआई पावर्ड रहेगा। हाइपर वर्ज के साथ में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा डिजिटल कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, जिसमें कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रोबस्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस होगा। तो वीकेवाईसी में होता क्या है ना, जैसे आप अगर करोगे, आपको करंट लोकेशन बतानी होती है, वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। रिलेटेड यहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब शो करना होता है। तो सोल्यूशन एम्फेसाइज करेगा डेटा की सिक्योरिटी। स्टोर करेंगे कस्टमर का पर्सनल डेटा सिक्योरली बैंक के सिस्टम में, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहेगी केवल और केवल सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास में, ना कि हाइपरवर्ज के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करते भी हो तो ऐसा नहीं कि कस्टमर का डेटा फिर हाइपरवर्ज अपने पास रख लेगा। इवन अकाउंट एग्रीगेटर में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो भास्कर बाबू एमडी एंड सीईओ है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के, जो कि पार्टनरशिप हाईलाइट करते हैं एज अ मूव टू ऑफर अ सीमलेस एंड सिक्योर ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस। स्टेट का फिस्कल डेफिसिट 3.3% जीडीपी का हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो यहाँ पर आरबीआई की रिपोर्ट आई है। आरबीआई के स्टेट फाइनेंसेस एक स्टडी है बजट्स की 2025-26 में। थीम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, इम्प्लीकेशन फॉर स्टेट फाइनेंसेस। तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हमारे स्टेट्स का
3.3% हो चुका है जीडीपी का 2024-25 में, जो कि 3% का फिस्कल मार्क था उसे ब्रीच कर चुका है। तो आपको फिस्कल मार्क भी पता होना चाहिए और एग्जैक्ट कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पर सेंटर की स्कीम आई थी 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब आप मशीनरीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करोगे जो आपको लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये बोरोइंग हमारे स्टेट्स की कैलकुलेट की जाएगी, जो पहले बोरोइंग के अंडर नहीं आ रहा था। स्टेट लेवल कंसर्न ये है कि 16 स्टेट्स ने बोला है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट 3% से अबव गया है उनके जीएसडीपी के लिए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, और 13 ऐसे हैं जिनके में 3.5% से भी ऊपर गया है। अब यहाँ पर स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो काफी रोबस्ट है, मीनिंग हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं 2023-24 और 24-25 में, ठीक है। अब आरबीआई की एडवाइस ये है कि सेंट्रल बैंक जो उन्होंने बोला स्टेट्स को एक क्लियर ग्लाइड पाथ बनाओ कि कैसे आप डेट को रिड्यूस करोगे एकिन टू सेंटर्स अप्रोच। ये ना ग्लाइड पाथ हो, ये काफी यहाँ पर यूज्ड टर्म है बाय आरबीआई। तो अगर आप कभी डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो और एंड सब कुछ आता है आपके पास फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड, तो इस ग्लाइड पाथ टर्म को आप अपने डिस्क्रिप्टिव में यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, आईएमएफ ने अपग्रेड करा है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रोथ फोरकास्ट 7.3% पर। तो यहाँ पर आईएमएफ ने बोला है अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में कि जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 7.3% रहेगा, जो पहले इन्होंने 6.6% बोला था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमारे जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेड से बेटर है और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर देखी जा रही है, पिकअप हुआ है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हमारी मेन डोमेस्टिक डिमांड की जगह ना एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छी होते हैं तो ज्यादा बेटर होता है किसी भी कंट्री के लिए। एनीवेज, तो यहाँ पर मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें तो ग्रोथ जो है वो 6.4% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 में, और यहाँ पर सम टेम्पररी और साइक्लिकल फैक्टर्स जो है वो नॉर्मलाइज कर जाएंगे। टेम्पररी और साइक्लिकल फैक्टर्स क्या है, देखो साइक्लिक यहाँ पर बिजनेस साइकिल से रिलेटेड ये बोल रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ये टैरिफ्स वगैरह लगा दिए हैं यूएस गवर्नमेंट ने, प्लस हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, गल्फ क्राइसिस हमें थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उन सब वजह से थोड़ा सा हमारा जीडीपी जैसे सप्लाई साइड शॉक्स है ये इसके चक्कर में थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। चलो, आईएमएफ ने प्रोजेक्ट करा है ग्लोबल ग्रोथ जो है वो रेजिलियंट रहेगी 3.3% आपकी 2026 में और 3.2% हो जाएगी 2027 में, सिमिलर टू 3.3% जो आपकी 2025 में रहेगी। अब यहाँ पर आईएमएफ हेड किया जाता है बाय एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जोविया, काफी टाइम से यही यहाँ पर हेड कर रही है इसको, और आईएमएफ एक यूएन एजेंसी है, 191 मेंबर कंट्रीज है। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया का एफडीआई इनफ्लो सर्ज कर गया 73% टू $47 बिलियन इन 2025 एज पर यूएनसीटीडीएडी। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है, जिसमें बोला गया है कि इंडिया में जो एफडीआई इनफ्लो हुआ है, इंडिया ने जो एफडीआई रिसीव करा है वो 73% हो चुका है, यूएसडी $47 बिलियन पहुंच गया 2025 में। जब 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट या 10% इन्वेस्टमेंट किसी लिस्टेड कंपनी में की जाती है या फिर किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करा है किसी अनलिस्टेड कंपनी में, तो वो एफडीआई में कैलकुलेट होती है। वंस एन एफडीआई ऑलवेज एन एफडीआई। तो ये 10% का इन्वेस्टमेंट कम होकर 5% भी हो गया तो बाद में अगर, ठीक है, तो भी ये एफडीआई माना जाएगा। ये एफडीआई की वो होती है डायरेक्ट, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन होती है। इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेटेड है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां पर ग्लोबल सप्लाई चेन रीओरिएंटेशन से हमें बेनिफिट मिलेगा। एफडीआई जो चाइना का है वो 8% से गिरा है, लेकिन अभी भी $107.5 बिलियन है, ठीक है, हमारे से डबल से भी ज्यादा है। ओके, तो हमारा यहाँ पर $47 बिलियन है, इनका $107 बिलियन है, जबकि इनका कम हुआ है तब भी। ग्लोबल रैंकिंग, इंडिया 7th रैंक कर रहा है ग्लोबली फॉर अट्रैक्टिंग डेटा सेंटर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड मतलब कोई नए प्रोजेक्ट्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और ये की सेक्टर है एआई के इकोसिस्टम में। टॉप 3 कौन से रहे एफडीआई इनफ्लो के लिए, अगर हम बात करें फॉर डेटा सेंटर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, फ्रांस, यूएस एंड देन साउथ कोरिया।
सेक्टोरल हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं तो ग्लोबल ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर्स में सरपास कर चुकी है $270 बिलियन। यहाँ पर 1/5 ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। फोन पे, इनको सेबी से नॉड मिली है, आईपीओ लेकर आ रहे हैं ये अपना। मेजर इन्वेस्टर्स यहाँ पर जो हैं पेयर स्टेक रहेंगे। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर डिजिटल पेमेंट जायंट फोन पे ने सिक्योर करा है अप्रूवल सेबी से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके आईपीओ के लिए। आईपीओ से यहाँ पर 10,000 CR का अमाउंट जो है वो एक प्योर ऑफर फॉर सेल रहेगा। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल में हमारे पास कंपनी कोई नए शेयर्स डाइल्यूट कर नहीं दे रही है, रेदर जो डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स होते हैं पुराने, वो अपने शेयर होल्डिंग सेल करते हैं टू द पब्लिक। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक्स बेचेंगे, कोई न्यू फ्रेश कैपिटल यहाँ पर कंपनी को नहीं मिलेगी। तो ऑफर फॉर सेल से जो पैसा होगा वो भी शेयर होल्डर के पास जाएगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। सेलिंग शेयर होल्डर, मेजर इन्वेस्टर जैसे वॉलमार्ट, टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट कलेक्टिवली डाइल्यूट करेंगे अराउंड 10% स्टेक। फोन पे जो कि यहाँ पर कॉन्फिडेंशियली इसने सितंबर 2025 में फाइल किया था, अब अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लाएगी। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हम किस प्राइस में शेयर को सेल करने वाले हैं वो रेंज या फिर वो पर्टिकुलर प्राइस नहीं दिया जाता। बैंकर की बात करें तो टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे कि कोटक महिंद्रा, सिटी, मॉर्गन स्टैनले और जेपी मॉर्गन यहाँ पर अंडरराइटर्स की तरह काम करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किए फाइनेंसिंग 1125 मेगावाट दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की भूटान में। तो यहाँ पर भूटान का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि यहाँ पर कैपेसिटी कितनी रखेगा 1125 मेगावाट दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ज्वाइंट वेंचर है भूटान के ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन और इंडिया के टाटा पावर के बीच में, जहां पर भूटान की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ड्रक ग्रीन पावर, इनकी 60% स्टेक होल्डिंग है और इंडिया के टाटा पावर की 40%। नेक्स्ट यहाँ पर 815 मिलियन डॉलर्स जो है वो लॉन्ग टर्म फंडिंग की जाएगी वर्ल्ड बैंक एंटिटीज जैसे कि आईडीए, आईबीआरडी, आपको पता है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की आर्म्स होती हैं, जिसमें कि 300 मिलियन डॉलर का लोन जो है वो आईएफसी से डीएचपीएल की तरफ जाएगा। तो इंडिया में एक डीएफआई है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, आईएफसी, जिसकी तरफ से 300 मिलियन डॉलर का लोन दिया जा रहा है और जनरेट करेंगे 4500 गीगावाट आवर एनुअली। 80% पावर जो है वो इंडिया में सप्लाई की जाएगी। टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी जो है वो इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में हैंडल करेगी। तो भूटान में जनरेट होगी और भूटान से इंडिया इंपोर्ट कर लेगा। फाइन, नेक्स्ट आ जाओ। सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फाइन किया है ई कॉमर्स जायंट्स को फॉर इलीगल वॉकी टॉकी सेल्स। तो यहाँ पर सीसीपीए चेयर्ड बाय निधि खारे, इन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया है अगेंस्ट 13 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्योंकि अनऑथराइज्ड वॉकी टॉकीज को सेल कर रहे थे, पर्सनल मोबाइल रेडियोस, और ये जो डिवाइस है ये लाइसेंस एग्जाम्ड बैंड्स के अंडर यहाँ पर ऑपरेट कर रही थी बिना किसी इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल के, और डिस्क्लोज नहीं की इन्होंने लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, जिसमें कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और वायलेशन हो रहा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। फाइनल ऑर्डर्स में यहाँ पर 8 एंटिटीज जो हैं जिनमें टोटल पेनल्टीज 44 लाख रुपीस की लगेगी। मेटा, फेसबुक का मार्केट प्लेस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन पर 10-10 लाख रुपए का फाइन लगा है। नेक्स्ट यहाँ पर जस्पे इंडिया का पहला यूनिकॉर्न बना है 2026 का, 50 मिलियन डॉलर की फंडिंग है। इंपॉर्टेंट है अगर जीए की न्यूज के अकॉर्डिंग देखें तो फाइनेंशियल मार्केट, स्टार्टअप फंडिंग, फिनटेक, बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड है। जस्पे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है जो कि इंडिया का पहला होम ग्रोन यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। यहाँ पर 50 मिलियन डॉलर रेस किए गए हैं वेस्ट ब्रिज कैपिटल के थ्रू। पोस्ट फंडिंग अगर हम देखें जो कंपनी है वो वैल्यू की गई है एट अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन डॉलर्स। 2012 में विमल कुमार और शीतल लाल वानी ने इनको फाउंड आउट किया था, बेसिकली फाउंड किया था या ऐसा बोल सकते हैं एस्टैब्लिश किया था ऑर्गेनाइजेशन को। पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस जो है वो एंटरप्राइजेस, बैंक्स और मर्चेंट्स को दिए जाते हैं। रेगुलेटरी स्टेटस, यहाँ पर इसको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस आरबीआई से फरवरी 2024 में मिल गया था और ये एक रेगुलेटेड इंटरमीडियरी की तरह काम करता है।
एक यूनिकॉर्न क्या होता है? एक प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है। आरबीआई और यूरोपियन रेगुलेटर ईएसएमए ने साइन किया है अपडेटेड एमओयू सेंट्रल काउंटर पार्टीज पर। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हुआ क्या, यहाँ पर थोड़ा बैक स्टोरी सुनाती हूँ। तो सीसीआईएल कर इंडिया में एक यहाँ पर आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक क्लियरिंग ऑर्गेनाइजेशन आई, ठीक है। अब यहाँ पर ईएसएमए चाहता था कि वो भी इसको रेगुलेट करे। आरबीआई ने बोला जैसे हम तुम्हारी बॉडीज के बीच में इंटरफेयर नहीं करते वैसे तुम भी नहीं करोगे, और यहाँ पर अगर क्लियरिंग सेटलमेंट ये सारी चीजें यूरोपियन बैंक के या फिर मेनली यहाँ पर जो हमारे यूरोपियन यूनियन के जो बैंक्स हैं उनका सीसीआईएल ही करेगा इंडिया में। जैसा कि अगर मान लो इंडिया का कोई बैंक है तो ईएसएमए के यहाँ पर जो काउंटर पार्टीज उन्होंने ऑथराइज कर रखी हैं वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में हेल्प करेंगी, वैसे ही इंडिया में सीसीआईएल करेगा। इनको दिक्कत थी, इनका कहना था नहीं हम यहाँ पर पहले सारी चीजें वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद सीसीआईएल को अलाउ करेंगे। तो अपना भी ईगो बढ़ा, अपन ने बोला नहीं करना, चाहे तुम्हें हमारे साथ काम करना है करो, नहीं करना मत करो। लेकिन आफ्टर सम इयर्स ये लोग यहाँ पर मान गए हैं कि ठीक है अब हम यहाँ पर सीसीआईएल के साथ काम करने के लिए अलाउड हैं, तो यहाँ पर हम अलाउ कर रहे हैं अपने बैंक्स को। तो आरबीआई और यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है कॉपरेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए कंसर्निंग सेंट्रल काउंटर पार्टीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ताकि यहाँ पर सुपरवाइजरी कॉर्पोरेशन हो, इफेक्टिव ओवरसाइट हो सीसीपीज की जो कि इंडिया की और यूरोपियन ज्यूरिसडिक्शन के अक्रॉस काम करते हैं। यहाँ पर जो प्रीवियस एग्रीमेंट थी वो रिप्लेस कर दी जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर अब हम फ्रेमवर्क अपडेट करेंगे ताकि करंट मार्केट और रेगुलेटरी रियलिटीज के साथ काम करें। विवेक दीप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के और वेरिना रॉस चेयरमैन है ईएसएमए की, इन्होंने ये एमओयू साइन करा। इससे इंडिया यूके फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज हो पाएंगे, रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एनहांस होगी और जो सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी है क्रिटिकल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की वो भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और सिंध बैंक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको आरबीआई से नोट मिली है कि एक अपनी ब्रांच गिफ्ट सिटी में खोल सकते हैं। तो पंजाब एंड सिंध बैंक भी अब अपनी एक ब्रांच खोलेंगे, तो इसको आईबीयूज बोला जाता है, जिसमें कि सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट्स आपको मीट नहीं करनी होती अगर आप आईएफएससी के अंडर अपनी कोई भी ब्रांच खोलते हो। लेकिन यहाँ पर आपको नेट वर्थ मिनिमम $20 मिलियन या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। साथ में सेविंग अकाउंट्स अलाउड नहीं होते हैं, केवल करेंट अकाउंट्स यहाँ पर आपके अलाउ किए जाते हैं या फिर टर्म डिपॉजिट्स जो है क्या अलाउ किए जाते हैं। तो आरबीआई से ऑथराइजेशन मिला है कि एक ब्रांच खोली जा सकती है आईएफएससी गिफ्ट सिटी में। मूव यहाँ पर बॉल्स्टर करेगा बैंक की कैपेबिलिटीज, फॉरेन करेंसी लैंडिंग की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड फाइनेंस जैसे कि सप्लायर्स को हमें हेल्प करना है वर्किंग कैपिटल में, ट्रेजरी ऑपरेशंस होते हैं बैंक के जिसमें कि ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और मेजर प्रॉफिट अर्न करते हैं बैंक ट्रेजरी ऑपरेशंस के थ्रू ही अपना इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज में। तो यहाँ पर ब्रॉडर नेशनल स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे ताकि गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाया जा सके। इंडिया रिवाइज कर रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2024 को एज अपना न्यू बेस ईयर। Now this is very very important for your all exams that are going to come for next 1 year or 2 years even. तो ये आपको पता होना चाहिए, आज करंट अफेयर है कल स्टैटिक बन जाएगा, बट आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो मॉस्पी ने रिलीज किया है एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट जिसमें कि इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन किया है सीपीआई का। अब हमारा जो नया बेस ईयर है वो 2024 हो गया है जिसमें कि चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स हमारे हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से समझे जाएंगे। अब जो फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज था पहले भी सबसे हाईएस्ट था 45.86, अभी 36.75% हो गया है। हाउसिंग का वेट जो है वो सिग्निफिकेंटली 10% से 17.6% हो गया है, जिसमें कि रेंट अगर लोग रहते हैं ना रेंट देकर तो उसको ज्यादा इंप्रूव किया गया है। एक्सपेंडेड एंड रिक्लासिफाइड बास्केट तो 358 आइटम्स जो पहले 299 थे उनको क्लासिफाई किया गया है कॉइकॉप 2018 फ्रेमवर्क के अंडर फॉर इंटरनेशनल कंपैरेबिलिटी। एजुकेशन एक स्टैंड अलोन ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। मॉडर्नाइज डेटा कलेक्शन तो प्राइस कलेक्शन हमारा 1465 रूरल और 1395 अर्बन मार्केट से होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम 12 ऑनलाइन मार्केट्स हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लार्ज सिटीज में जो कि इंक्लूडेड रहेंगे।
लॉन्च की बात करते हैं तो CPI 2024 सीरीज रिलीज की जाएगी February 12, 2026 में। इंडाइसेस यहाँ पर जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स रहेंगे। इन्फ्लेशन डेटा जनवरी 2026 से लिया जाएगा। सेबी का सर्वे आया है जिसमें इन्होंने रिवील किया है लो हाउस होल्ड पार्टिसिपेशन सिक्योरिटीज मार्केट में। हाउस होल्ड में क्या आता है आपका, नॉर्मल फैमिलीज आती हैं, छोटे छोटे फर्म्स वगैरह जो होते हैं वो सब हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो सेबी ने यहाँ पर एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें इन्होंने बोला कि इंडिया में 33.72 CR इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, जिसमें से केवल 3.21 CR ही इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट, चाहे वो इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड सबको मिलाकर है, जिसमें कि 30.51 करोड़ हाउस होल्ड जो है वो अभी भी हमारे फाइनेंशियल मार्केट से बाहर हैं। अब ये बोल रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट से बेटर से। अवेयरनेस यहाँ पर बहुत हाई है म्यूचुअल फंड्स को लेकर और ETFs को लेकर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। पार्टिसिपेशन काफी लो है, 6.7% तो होल्ड करते हैं म्यूचुअल फंड या ETF और केवल 5.3% होल्ड करते हैं डायरेक्ट इक्विटीज। अर्बन 74%, रूरल 56%। स्टेट वाइज लेंडर्स की बात करें तो दिल्ली में 21% आपको पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलेगा, महाराष्ट्र में 17 और गोवा में 16, गुजरात में 15%। स्टेट वाइड लीडर्स तो ये थे लैगार्ड्स, मीनिंग जो स्टेट्स पीछे रह गए। नागालैंड में केवल 3%, यूके और मेघालय में केवल 4.5% है। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चैलेंज और अपॉर्चुनिटी है कि कैसे इंडिया के कैपिटल मार्केट को डीपन किया जाए। डीपन का मतलब होता है नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स को बढ़ाया जाए। यूएई के सेंट्रल बैंक ने, जैसे आरबीआई यहाँ पर सेंट्रल बैंक है इंडिया का, ऐसे ही यूएई के सेंट्रल बैंक ने अप्रूव करा इसका पहला रेगुलेटेड डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन। तो यहाँ पर हमारे पास में यूएई ने अप्रूव करा है कंट्री का पहला डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन जिसका नाम USDU है। तो यहाँ पर अप्रूव किया गया है इसको अंडर द पेमेंट टोकन सर्विस रेगुलेशन। तो यूनिवर्सल डिजिटल एक फर्म है जो कि अबू धाबी ग्लोबल मार्केट्स फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे इंडिया में IFSC है ना, वैसे ये यहाँ पर आपकी रेगुलेट कर रही है और ये पहला फॉरेन पेमेंट टोकन इशुअर रजिस्टर हुआ है यूएई के सेंट्रल बैंक के साथ में। तो यूएई को यहाँ पर पोजीशन किया गया है अमंग द फर्स्ट मेजर फाइनेंशियल हब्स जो कि फुल्ली रेगुलेटेड फ्रेमवर्क चलाएंगे डॉलर डिनोमिनेटेड डिजिटल सेटलमेंट्स के लिए। स्टेबल कॉइन्स यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि पैक की जाती हैं टू स्टेबल एसेट्स, मतलब जो बैकिंग की जा रही है वो यहाँ पर स्टेबल एसेट्स जैसे डॉलर है उसके थ्रू की जाएगी और ये एफिशिएंट टूल होता है पेमेंट और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर के लिए। तो इनका प्राइस भी वैसे ही बढ़ेगा जैसे गोल्ड ETF होता है, तो यहाँ पर जो गोल्ड है उसके अगेंस्ट हमने पैक किया तो ये वैसे ही काम करेंगे। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का पहला सेविंग अकाउंट लिंक्ड टू 100% ऑफ RBI रेपो रेट। तो यहाँ पर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंडिया का पहला सेविंग अकाउंट लिया है जो कि इंटरेस्ट रेट पैक्ड होगा 100% ऑफ RBI रेपो रेट। तो यहाँ पर कैलकुलेट और क्रेडिट किया जाएगा डेली, ऑफर करेंगे रियल टाइम ग्रोथ अलाइंड विद रियल कॉस्ट ऑफ मनी। कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट लिक्विडिटी है, फुल डिजिटल एक्सेस इंक्लूडिंग UPI दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्लाइस UPI फर्स्ट डिजिटल बैंक की तरह ऑपरेट करता है तो यहाँ पर सेविंग, क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट्स एक ही ऐप में इनकी मिल जाएंगी। बैकग्राउंड की बात करें तो स्लाइस ने इंडिया का पहला UPI पावर्ड फिजिकल बैंक ब्रांच बेंगलुरु में खोला था। CEO है राजन बजाज और हेडक्वार्टर है गुवाहाटी, असम में। SBI स्ट्रेंथन कर रहा है ट्रेड फाइनेंस को ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर इन कोलकाता के साथ में। ट्रेड फाइनेंस क्या होता है, हमारे पास में जो सप्लायर होते हैं, ठीक है, सप्लायर यहाँ पर क्या चाहते हैं, फंड्स की जरूरत पड़ती है तो बिल डिस्काउंटिंग होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में SBI ने लॉन्च करा है ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर GTFC कोलकाता में, ताकि सेंट्रलाइज और एनहांस करेंगे ट्रेड फाइनेंस को, इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशंस को भी साथ में। तो री इमेजिन और इंटरनेशनलाइज किया जाएगा SBI के ट्रेड फाइनेंस कैपेबिलिटीज को डिजिटल इनोवेशन के थ्रू। तो ये पार्ट है ब्रॉडर फ्रेमवर्क का। SBI ने ऑल्सो लॉन्च किया है यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर हैदराबाद में जुलाई 2025 में अपनी 70th एनिवर्सरी में। इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर 8 से 10 बिलियन डॉलर की एनुअल पार्टनरशिप फ्रेमवर्क स्टार्ट की है। एक न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इंडिया और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बीच में हुई है ताकि इंडिया का जो नेक्स्ट फेज है ग्रोथ का
उसको सपोर्ट करें और विकसित भारत के विजन को। तो 8 से 10 बिलियन डॉलर की एनुअल फाइनेंसिंग होगी ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। लेवरेज करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट कैपिटल को। फोकस सेक्टर्स तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी, एग्री बिजनेस, हेल्थ केयर, टूरिज्म, वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर रहेगी। इमीडिएट प्रोजेक्ट्स में 830 मिलियन डॉलर हमारे प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्किल करेंगे यहाँ पर 1 मिलियन यूथ को। ठीक है। 490 मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट रहेगा महाराष्ट्र में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जिसमें कि डिजिटल और प्रिसीजन फार्मिंग यूज होगी। शेयर्ड यूज होगा क्रिटिकल ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर का, ड्रिलिंग रिग्स, वेसल्स, पाइपलाइंस, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा। लीगल बैकिंग तो यहाँ पर ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट, जो कि फैसिलिटेट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग। इंडिया पोस्ट पार्टनरशिप करें स्टॉक होल्डिंग के साथ में, ताकि कैपिटल मार्केट एक्सेस को यहाँ पर बढ़ा पाए। इंडिया पोस्ट ने पार्टनरशिप की है यहाँ पर स्टॉक होल्डिंग के साथ में। तो आप देखेंगे कि ये साइन हुआ था जनवरी 26 में डाक भवन में, न्यू दिल्ली। ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, सिटीजन एक्सेस देनी है टू रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट सर्विसेज। लेवरेज करेंगे इंडिया पोस्ट का वास्ट नेटवर्क ओवर 1.65 लाख पोस्ट ऑफिसेज। ठीक है। हमारे स्पेशली रूरल और रिमोट एरियाज में मैकेनिज्म में सिटीजन्स अब एक्सेस कर पाएंगे SSL, दैट इज स्टॉक होल्डिंग सर्विस लिमिटेड, सर्विसेज थ्रू डिजिटल ऑनबोर्डिंग लिंक्स और QR कोड्स अवेलेबल ऑन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करे 5700 करोड़ का हरियाणा का वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा है। 5700 करोड़ का टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसमें कि कैनाल रिस्टोरेशन होगा, माइक्रो इरिगेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। रिस्टोर करेंगे 1961 माइनर कनाल्स को। 400 यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट के साथ में फुल लाइन यहाँ पर कैनाल नेटवर्क की रहेगी 25 ईयर एफिशिएंसी में। इरिगेशन एक्सपेंड किया जाएगा टू 2 लाख एडिशनल एकर्स। कंजर्व करेंगे फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है। वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, तो इसको एक पैराडाइम शिफ्ट बताया गया है वाटर मैनेजमेंट में। SBI के रिसर्च प्रोजेक्ट इंडिया में जो है क्या, अभी अपर मिडिल इनकम कंट्री बनेगा इंडिया बाय 2030। तो SBI रिसर्च जनवरी 2026 में इंडिया जो है वो ट्रांजिशन करेगी इनटू अपर मिडिल इनकम कंट्री। वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन है बाय 2030 पर कैपिटा इनकम जो है वो इनकी $4000 हो जाएगी। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात करें तो हमारे पास में ये 14th रैंक पर था, अब यहाँ पर 4th आ चुका है ग्लोबली। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे साइज जो है ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा 2027-28 में, और एक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा 2035-36 में, और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2028 तक, जिसमें कि सरपास कर देंगे जर्मनी को। सस्टेन्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हायर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। प्रपोज्ड अमेंडमेंट की बात करते हैं इन IPFA अकाउंटिंग ऑडिट ट्रांसफर रूल्स 2016। तो यहाँ पर अब आपको देखने के लिए मिलेगा, हमारे पास इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। तो जैसे मान लो कोई शेयर होल्डर है, उन्होंने डिविडेंड क्लेम नहीं करा, उनके शेयर्स पड़े हुए हैं, है ना, तो वो सारा अमाउंट जो है वो इस अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर अमाउंट जो कि अनक्लेम्ड है 7 साल के लिए, जैसे डिविडेंड, कोई मैच्योर हो गया डिपॉजिट, डिबेंचर, तो वो सब हमारी जो कंपनीज हैं उनको इस अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। तो एक स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म लेकर आए हैं लो वैल्यू क्लेम्स के लिए, ताकि इंश्योर करेंगे फास्टर हैजल फ्री रिफंड्स। डेफिनेशन क्या है लो वैल्यू क्लेम्स की, तो फिजिकल शेयर्स मार्केट वैल्यू यहाँ पर अप टू 5 लाख रुपीज, डीमैट शेयर्स मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपीज तक, डिविडेंड क्लेम्स अप टू 10,000। 30 दिन का समय दिया जाएगा लो वैल्यू चेन क्लेम्स के लिए। रिलाई करेंगे सोली हम यहाँ पर वेरिफिकेशन रिपोर्ट कंसर्न कंपनी की। एक फॉर्मल अपील प्रोसेस होगा जिसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें एप्लीकेशंस आपकी अगर रिजेक्ट हुई हैं तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए यहाँ पर अपील दर्ज की जा सकती है। चेंजेस हुए हैं एनुअल KYC रिक्वायरमेंट में फॉर डायरेक्टर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड है। हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो मैंडेटरी एनुअल KYC फाइलिंग रिक्वायरमेंट की
उसको अभी यहाँ पर रिप्लेस करा है। एक सिंपलर केवाईसी इंटीमेशन जो है वो करना होगा 3 साल में एक बार। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग अभी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए स्पेशली जो रिवाइज फॉर्म है वो यूज किया जाएगा केवाईसी कंप्लायंस। अपडेट होगा मोबाइल नंबर, अपडेट होगा ईमेल एड्रेस, अपडेट होगा रेजिडेंशियल एड्रेस, रीएक्टिवेशन ऑफ डीआईएन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पर हाई लेवल कमिटी बैठी थी और नॉन फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हेडेड बाय राजीव गौबा। एक यूनिक 8 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है अलॉट किया गया है टू एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। एनएफआरए ने यहाँ पर पब्लिश किए हैं सेकंड ऑडिट प्रैक्टिस टूल किट। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ये टॉपिक आ जाएगा और जनरल अवेयरनेस में रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिस्क एंड रिस्पॉन्स मेमोरेंडम, risk of material misstatement assessment at assertion level for revenue। तो यहाँ पर असेस करेंगे ROMM मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स के लिए जो कि फोकस करेंगे रेवेन्यू पर। स्मॉल और मीडियम प्रैक्टिशनर्स रहेंगे, इंगेज रहेंगे ऑडिट्स में। नफरा की बात करें तो 2018 में एस्टैब्लिश हुआ था। क्वालिटी यहाँ पर देखते हैं कि भाई अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं इंडिया के, इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे। इफेक्टिवली इन्होंने रिप्लेस किया था नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो वो जो AS1 AS2 आप पढ़ते हो ना, वो यहाँ पर ये नेक्स्ट लेकर आया था, लेकिन जो आपका इंड AS1 2 है वो NFRA के अंडर आए थे। ठीक है, तो सभी लिस्टेड कंपनीज, लार्ज अनलिस्टेड कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 500 करोड़ से ज्यादा का है या 500 करोड़ तक है, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का है, या लोन डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स 500 करोड़ तक के हैं। कॉम्पोजिशन में चेयरपर्सन प्लस मैक्सिमम 15 मेंबर्स आते हैं। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी का रिव्यू किया गया है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अभी सभी PSUs को रिव्यू कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज वाला अब हम देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि फुल्ली डिजिटलाइजेशन होना है, गोल हमें 100% ऑनबोर्डिंग का रखना है रिटेल प्रोडक्ट्स को थ्रू डिजिटल चैनल्स। तो यहाँ पर कंपनी स्पेसिफिक प्रेस किया गया। तो जो प्रोग्रेस हुई है प्रॉफिटेबिलिटी में और जो बीमा सखी इनिशिएटिव है LIC का, उन दोनों चीजों के लिए LIC को यहाँ पर अप्रिशिएट किया गया है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनको अप्रिशिएट किया गया क्योंकि इन्होंने 10,000 करोड़ तक का प्रीमियम यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है इस साल। PSIC जो है वो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ DFS काम करती हैं। LIC की स्ट्रेटेजी मीट हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके कंसोलिडेटेड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 57.23 लाख करोड़ हैं और पॉलिसी होल्डर्स के जो फंड हैं उन पर 8.9% का रिटर्न मिलता है। सॉल्वेंसी रेशियो फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है इनकी 2.13 विच इज रियली गुड। अच्छा, कुछ इनके इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं। जीवन समर्थ एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन टू फ्यूचर प्रूफ ऑफ द वर्कफोर्स, ये इनका गोल है। एजेंसी फोर्स ग्रोन टू 14.8 लाख रुपीस, अच्छा 18 लाख सॉरी, जो यहाँ पर एजेंट्स हैं इनके वो 14.8 लाख नंबर है उनका। बीमा सखी जिसको अभी हमने देखा था कि इसको अप्रिशिएट किया गया विमेन एम्पावरमेंट के लिए 2.9 लाख बीमा सखी जो हैं इनको सिक्योर किया गया है। 14 लाख पॉलिसीज उन्होंने लेकर आए हैं, कवर कर रहे हैं सभी पंचायत को नेक्स्ट ईयर तक। प्रोजेक्ट डाइव डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट, फ्लैगशिप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है। मार्ट टेक प्लेटफॉर्म, सुपर एप्स, यूनिफाइड डेटा लेक, कंप्लीशन होगा बाय लेट 2026। IFSC इडाई गिफ्ट सिटी ग्लोबल री इंश्योरेंस समिट, इंश्योरेंस सेक्टर री इंश्योरेंस IFSC गिफ्ट सिटी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिज कर रहे हैं इंडिया टुडे, इंश्योर करेंगे इंडिया टुमारो, द तमिल इंडिया इवोल्यूशन रोड मैप। सॉरी, यहाँ पर पॉलिसीज क्या इशू कितनी गई है 41.84 करोड़, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है 74.44 लाख करोड़, टोटल री इंश्योरेंस मार्केट 1.12 लाख करोड़। देखो हमारे पास में IFSC खुद से रेगुलेट करता है, अभी केवल गिफ्ट सिटी है हमारे पास एक IFSC और इडा, तो इनकी ग्लोबल री इंश्योरेंस समिट हुई है। अब री इंश्योरेंस क्या होता है? री इंश्योरेंस होता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी को जो अपने लिए इंश्योरेंस चाहिए वो री इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। फाइन,
अब यहाँ पर इंडिया जो है वो 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट अपना लेकर चल रही है ग्लोबली स्विस री सिग्मा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। पेनिट्रेशन में आप देखेंगे 3.7% है, लाइफ का 2.7, नॉन लाइफ का 1%। मार्जिनली इंक्रीज किया गया है $97 तक। अब यहाँ पर सबका बीमा सबकी रक्षा स्टैब्लिशमेंट हुआ, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज एक्ट 2025। पॉलिसी होल्डर्स को एजुकेट करेंगे, मिससेलिंग को रिड्यूस करेंगे, सेफगार्ड करेंगे इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो फाइनेंसिंग की जाएगी वो पेनल्टीज जो लिवाई की थी एडीआई ने हमारे इंश्योरर्स और इंटरमीडिएट के ऊपर, उसके थ्रू होगी। इंडिया पोस्ट का ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप देखना हमारे पास में ट्रांजिशन कर रहे हैं हम एक पार्सल और लॉजिस्टिक ड्रिवन जायंट की तरह हमारे इंडिया पोस्ट को। तो स्लोगन है लीव ब्रीथ एंड स्लीप पार्सल्स। 25,000 करोड़ का रेवेन्यू पार्सल से कमाया गया पिछले 5 साल में। 20:80 पब्लिक प्राइवेट रेवेन्यू मिक्स है। मोटो है डाक सेवा जन सेवा। वर्टिकल परफॉर्मेंस, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज 95% ग्रोथ हुई है, पार्सल्स में 12% की, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 11% की। टॉप सर्कल में राजस्थान ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मिंग है, कर्नाटका सेविंग बैंक्स में है, 112% का टारगेट अचीव करा है, और यूपी जो है वो आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव में आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0 एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट लेकर आए हैं 5,800 करोड़ के। होस्ट मेघराज 2.0 क्लाउड है, डिजिटाइज करेंगे 1.70 लाख पोस्ट ऑफिसेस को। ड्रीम ऐप डिजिटल रूरल एंटरप्राइज एप्लीकेशन मोबाइल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल रूरल एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर मोबाइल इंडिजिनियस एंड्रॉइड ऐप है बाय सीईपीटी। मेघराज आपको पता है, मेघ मतलब क्लाउड, तो क्लाउड सर्विसेज जहां पर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। सिक्योर इंडिजिनियस हाइब्रिड क्लाउड है, क्लाउड ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। ओनर ऑफ कोर्स यहाँ पर एनआईसी है अंडर मैटी, और एआई पावर्ड इंटीग्रेट करेगा नेशनल डेटा सेंटर्स को। कमिटी फॉर स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस सार्ग, यहाँ पर आप देखना पीएफआरडीए कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है सार्ग कमिटी स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस। श्री नारायण रामचंद्रन फॉर्मर सीईओ है मॉर्गन स्टैनले इंडिया के। रिव्यू और मॉडर्नाइज करेंगे इन्वेस्टमेंट आर्किटेक्चर नेशनल पेंशन सिस्टम के। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास रिकमेंड किया गया है ऑप्टिमल मिक्स इक्विटी डेट और अल्टरनेट एसेट्स का। इंट्रोडक्शन किया जाएगा ताकि मिटिगेट करें जियोपॉलिटिकल मार्केट रिस्क को। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में कंसीडर करेंगे ट्राइपार्टी रैपो अरेंजमेंट्स। असेस करेंगे क्लाइमेट ट्रांजिशन रिस्क और नेट जीरो पाथवेज। रिस्क मैनेजमेंट, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का वैल्यूएशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी हेल्थ टिल मैच्योरिटी, सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म, ठीक है। इन सब में भी ये काम कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारे पास में एक रिपोर्ट आई कमिटी की स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन और रिस्क को कैसे हमारे पास में गवर्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमारे पास में पीएफआरडी ने इस कमिटी को ऑर्गेनाइज किया है, तो ऑफ कोर्स इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट कमिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर श्री नारायण रामचंद्रन जो हैं वो इसके हेड रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे इस कमिटी के, जो कि फॉर्मर सीईओ है मॉर्गन स्टैनले के। क्या देखेंगे, एनपीएस यहाँ पर पूरा का पूरा आपका रेगुलेट किया जाता है बाय पीएफआरडीए। तो यहाँ पर कैसे जो इन्वेस्टमेंट करता है एनपीएस में, जो पैसा हमने कंट्रीब्यूट किया, राइट, अब उसको इन्वेस्ट करने का काम एनपीएस का है। तो वो इन्वेस्टमेंट आर्किटेक्चर कैसा है, इसको रिव्यू किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। फिर यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन की कितना आपको शेयर्स की तरफ जाना है, कितना अमाउंट आप डेट में लेकर जाओगे, ऑल्टरनेट एसेट्स कहाँ पर हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। परफॉर्मेंस रिव्यू एनएआरसीएल का, तो यहाँ पर एनपीए मैनेजमेंट बैड बैंक एआरसी का देखेंगे। तो एनएआरसीएल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मैंने बताया था ये अभी सभी जो भी हमारे पीएसयूज हैं इनको अपना रिव्यू कर रहे हैं। तो स्ट्रेस्ड अकाउंट जो एक्वायर किए गए हैं बाय एनएआरसीएल, ये क्या करते हैं, बैंक से उनके स्ट्रेस्ड अकाउंट को एक्वायर करते हैं। तो वो नंबर 30 हो चुका है। अब यहाँ पर पाइपलाइन में आइडेंटिफाई किया गया है कि जो एक्विजिशन है वो 2 लाख करोड़ रुपीस तक होगा। सिक्योरिटी रिसिप्ट जो की जाएंगी वो 4,803 करोड़ पर की जाएंगी।
100% सिक्योरिटी रिसिप्ट रिडेम्पशन जो है वो 3 अकाउंट्स में होगा। थोड़ा समझा देती हूँ मैं इसको। मान लो मेरे पास ऐसा एक लोन है एज अ बैंक, जो कि यहाँ पर आपका मान लो बैड लोन में कन्वर्ट हो चुका है, मीनिंग उस पर मेरे को रेगुलरली पेमेंट्स नहीं आ रही है, पेमेंट्स आना बंद हो चुका है, एनपीए बन गया। नाउ व्हाट आई विल डू एज अ बैंक, आई विल सेल दिस टू सम स्पेशल पर्पस व्हीकल। और स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करते हैं वो इस लोन अमाउंट को ब्रेक कर कर यहाँ पर रिसिप्ट बना देते हैं। अब ये जो रिसिप्ट होती हैं, ये रिसिप्ट सेल की जाती है अलग अलग इन्वेस्टर्स को। वो इन्वेस्टर्स इसे क्यों खरीदते हैं, तो यहाँ पर उन्हें उम्मीद होती है कि पर्टिकुलर जगह से अमाउंट तो आ ही जाएगी, और वो जो अमाउंट इनको रिसीव होगी वो रिटर्न्स की तरह काम करेगी। और बैंक क्या करता है, बैंक को मान लो इस लोन के ऊपर कुछ भी रीपेमेंट्स आई, तो वो ये रीपेमेंट सीधे इन्वेस्टर्स को देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि जो सिक्योरिटी रिसिप्ट हैं, ठीक है, ये आपके पास में जो पुश एक्विजिशन हुआ वो 2 लाख करोड़ तक का किया गया। और सिक्योरिटी रिसिप्ट, ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट हमने इन्वेस्टर्स को बेची अलग अलग, ये रिडीम की गई है 4803 करोड़ रुपीस की। 100% इनको आपका रिडीम किया गया 3 अकाउंट्स के लिए, जिसमें कि अपसाइड डिस्ट्रीब्यूटर थे लैंडर्स के। अब ये एनआरसीएल जो है वो छोटे मोटे लोन्स को नहीं करता है, ये करता है बड़े लोन्स को, बड़े अमाउंट जो होते हैं ना उनको ही यहाँ पर एक्वायर करता है। तो एक्विजिशन के लिए भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास में एक छोटा मोटा ही लोन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है कि आपका शायद यहाँ पर अभी तक 24 है, इससे पहले ना फरवरी में 2025 में अभी 30 हो चुके हैं, तो 6 नंबर जो है वो बढ़ चुका है। अमाउंट एग्जैक्टली कितनी होती है वो लिमिट एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, वरना मैं थोड़ी देर में चेक कर कर बता दूंगी। कॉम्पोजिट सैलरी पैकेज यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए निकाला गया है। ये देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोला है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, ग्रुप ए, बी और सी, इनके लिए आप पब्लिक सेक्टर बैंक एक जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट ओपन करो। और ये जो अकाउंट खोला जाएगा इसमें फ्री रेमिटेंसेस रहेंगे। जो हाउसिंग लोन्स दिए जाएंगे एम्प्लॉइज को सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो कंसेशनल होंगे, मीनिंग कम इंटरेस्ट रेट रहेगा मार्केट से, जैसे हाउसिंग, व्हीकल या एजुकेशन के लिए। और जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं या लॉकर्स वगैरह खुलवाने हैं, तो उस पर वेवर दिया जाएगा, कोई अमाउंट यहाँ पर बैंक नहीं लेगी। इंश्योरेंस कवरेज में पर्सनल एक्सीडेंट पर 1.50 करोड़ रुपीस तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा इनको, एयर एक्सीडेंट के लिए 2 करोड़ का, डिसेबिलिटी कवर 1.50 करोड़ तक का, टर्म लाइफ यहाँ पर इनबिल्ट होगा 20 लाख का। जहां अप टू लिखा है, अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉइज होंगे उनको अलग अलग अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है। हेल्थ में कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली कवर दिया जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का क्रेडिट असेसमेंट मॉडल आया है कि कैसे यहाँ पर ये अपनी जो क्रेडिट्स हैं उन्हें असेस करते हैं, तो इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर क्रेडिट असेसमेंट मॉडल बेस्ड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट्स आया है, लॉन्च किया गया है बाय फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि यहाँ पर लोन सैंक्शन किए गए हैं 52,300 करोड़ रुपीस के 9 महीने में, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 तक। ठीक है, तो जो लोन्स यहाँ पर दिए गए हैं 9 महीने में, उनको एक बार देखा गया है कि उसमें उन्होंने किस तरीके से लोन दिया है। तो इंस्टेंट इन प्रिंसिपल सैंक्शन डिसीजन जो है वो 1 दिन के अंदर अंदर लिया गया है। तो क्रेडिट असेसमेंट मॉडल काम कैसे करता है, जैसे जीएसटी डेटा है, ठीक है, मान लो किसी यहाँ पर फर्म को, कॉर्पोरेट को लोन लेना है, तो उनका जीएसटी डेटा जो होगा वो एपीआई फैच कर लेगी फॉर टर्नओवर। फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स उन्होंने फाइल किए हैं तो डिजिटल अपलोड हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के थ्रू ले लिया जाएगा। क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पर सीआईसी पर या फिर सिविल एक्सपीडिएंट किसी पर भी मिल जाएगी। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो हैं जिनको आरबीआई ने यहाँ पर वैलिडेट कर रखा है। केवाईसी के लिए पैन और आधार का ऑथेंटिकेशन लगेगा। और जन समर्थ पोर्टल और सीजीटी एमएससी स्कीम जो है गवर्नमेंट की एमएसएमईज के लिए, उनके साथ में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर भी आपको पता है यहाँ पर हमारे पास स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको इक्विटी सपोर्ट दिया जा रहा है। तो 5,000 करोड़ का इक्विटी सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें कि 3,000 करोड़ आपके 2025 से 26 के बीच में इन्फ्यूज होंगे, 26 से 27 में 1,000 और बचा हुआ 1,000 2027-28 में। तो यहाँ पर 1 करोड़ एमएसएमई तक इनकी रीच हो जाएगी, मीनिंग इनके थ्रू जो रीफाइनेंसिंग या आपकी क्रेडिट फैसिलिटीज दी जा रही है एमएसएमई को,
वो 1 करोड़ MSMEs तक पहुंचेंगी 2028 में। और जो करार इन्हें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनको मेंटेन करना है वो यहाँ पर 10.50 है हाई स्ट्रेस कंडीशन में और 14.50 है स्टैंडर्ड कंडीशन में, जो ये मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर 11.12 करोड़ न्यू जॉब्स एक्सपेक्टेड है कि जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिडबी में पोजीशंस आएंगी इतनी, ये सब MSMEs के थ्रू। रिव्यू किया जा रहा है मीटिंग हमारे रीजनल रूरल बैंक्स का, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से और RRBs से रिलेटेड है ये। टोटल बिजनेस 28 RRBs का 12 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है, जिसमें कि 45.68 लाख न्यू प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना अकाउंट खोले गए हैं और 22,158 ब्रांचेस कवर कर रही है 730 डिस्ट्रिक्ट्स को। 32.4 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट्स, 3.2 करोड़ लोन अकाउंट्स यहाँ पर सर्व किए जाएंगे। इंडिया AI फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस चैलेंज, इसमें देखो इंडिया AI IBD मैती और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होस्ट कर रहे हैं भाषिनी प्लेटफॉर्म के ऊपर। डेवलप करेंगे AI सोल्यूशन ताकि ऑटोमेट करें वेरिफिकेशन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स का, फ्लैग करेंगे कोई भी फ्रॉड्स हैं और एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा। स्टेज 1 प्रोटोटाइप, टॉप 10 टीम्स रहेंगी जिनको 5 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे। स्टेज 2 में टॉप 3 टीम्स हैं जहां पर 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। विनर को 1 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, साथ में 4 साल का डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाषिनी आपको पता है जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह है उनको AI के थ्रू ट्रांसलेट करने में काम करते हैं, तो ये यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे जो भी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स किए गए हैं, अगर कोई फ्रॉड है तो उसको फ्लैग करेंगे और जो डेटा यहाँ पर चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। EBI प्रपोजल ऑन डेटा शेयरिंग, तो यहाँ पर हमारे पास में कंसल्टेशन पेपर था जिसमें बोला गया है कि जो टाइम लैग है फॉर शेयरिंग स्टॉक मार्केट प्राइस डेटा विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो 30 दिन कर दिया गया है। अब हुआ क्या, यहाँ पर पहले ना इसको बहुत ही 1 दिन का लैग कर दिया गया, लेकिन 1 दिन के लैग में अब हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स थे, इन्फ्लुएंसर्स स्पेशली, वो लोग क्या कर रहे थे, अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करा रहे हैं तो यहाँ पर 1 दिन के अकॉर्डिंग डेटा देकर लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा ले रहे थे। दूसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ऐसा लगा कि इतना टाइम इनफ नहीं है टू टीच अबाउट थिंग्स टू द पीपल, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर समझाना मुश्किल है, इसीलिए वो जो 1 डे का लैग था वो काफी ज्यादा मिसयूज किया जा सकता था और 3 महीने के लैग यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता तो वो बहुत लॉन्ग होता, इसीलिए 30 दिन यहाँ पर फिक्स किया गया है और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। फाइन, तो ये सेबी ने यहाँ पर किया है, ये सेबी यहाँ पर EB नहीं होगा, ये सेबी प्रपोजल है। चलो, सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 2026। अब यहाँ पर हमारे पास में जनवरी 3, 2026 में आप देखेंगे अंडरराइटिंग कैप जो है इसमें आया कि 20 टाइम लिक्विड नेटवर्थ से ज्यादा की ऑब्लिगेशंस आपकी नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर जो हमारे अंडरराइटर्स हैं, अगर वो अंडरराइटिंग करना चाहते हैं, कोई कंपनी अपना IPO लाएगी, उसके शेयर्स ही अंडरराइट करेंगे, तो ऐसे यहाँ पर अलग अलग अंडरराइटिंग्स के अंडर जो टोटल अमाउंट होगा वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के खुद की नेटवर्थ के 20 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकता, और 20 टाइम भी यहाँ पर जो इनकी नेटवर्थ है वो लिक्विड में जो प्रेजेंट है, ठीक है, कैश या कैश इक्विवेलेंट में, ना कि यहाँ पर जो इक्विटीज वगैरह में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ न्यू कैपिटल नॉर्म्स लेकर आए हैं कैटेगरी 1 के लिए, जो मेन बोर्ड IPO यहाँ पर रहेंगे, कैटेगरी 1 AIFs वगैरह जो आपके होते हैं, मर्चेंट बैंकर सॉरी, उनके लिए 25 करोड़ का टारगेट है जनवरी 2027 और जनवरी 2028 तक ये 50 करोड़ हो जाना चाहिए। लिक्विड नेटवर्थ इनको पहले 6.25 CR रखनी थी, अब 12.5 CR रखनी होगी। कैटेगरी 2 के लिए बोला गया 7.5 CR यहाँ पर और 10 करोड़ तक हो जानी चाहिए लिक्विड नेटवर्थ इनकी जो इनकी यहाँ पर टारगेट है वो 10 करोड़ तक। और रेवेन्यू थ्रेशोल्ड, मिनिमम क्यूमुलेटिव रेवेन्यू 3 साल के अंदर अंदर 25 करोड़ हमारे कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए 5 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2029 से शुरू होगा। गवर्नेंस में इंडिपेंडेंट कंप्लायंस ऑफिसर, कोई भी आउटसोर्सिंग यहाँ पर कोर एक्टिविटीज की नहीं होगी। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कंप्लायंस सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लायंस ऑफिसर्स जो हैं AIF मैनेजर्स के, इनको अब NISM सीरीज C का सर्टिफिकेशन यहाँ पर लेना होगा, जिसके लिए इनको 1 साल का समय दिया गया है।
तो अगले साल 2027 जनवरी 1 तक इनको इसे रिफ्लेक्ट करना है कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट में। सेबी ने रिवैम्प की है अपनी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस को। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आपका जनवरी 16 2016 में आया था, तो इफेक्टिव रहेगा 1 अप्रैल 2026 से, जिसमें कि टोटल एक्सपेंस रेशियो की इन्होंने पहले जो है वो बंडल किया था सभी कॉस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी कॉस्ट आपकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड लगती हैं बेस एक्सपेंस रेशियो के लिए, अब यहाँ पर बेस एक्सपेंस रेशियो और जो सेपरेट चार्जिंग है वो लिया जाएगा। तो बेस एक्सपेंस रेशियो में हम क्या कवर करेंगे, जो मैनेजमेंट की फी है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ठीक है, उनको हम कवर करेंगे। और स्टैट्यूटरी रिवाइज जैसे कि अगर आपका जीएसटी हो गया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, ब्रोकरेज चार्जेस हो गए, उनको एक्चुअल्स में यहाँ पर अलग से चार्ज किया जाएगा। तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। पहले क्या था, बस बोल दिया कि इतना रेट लगेगा, इतनी कॉस्ट यहाँ पर ओवरऑल है। अब इनको बताना पड़ेगा कि नहीं, हमारे यहाँ से मैनेजमेंट इतना कॉस्ट ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का ये कॉस्ट लगेगा, और जो आपके बाकी टैक्सेस वगैरह है वो इतने हैं, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स है उन्हें ज्यादा बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन कितना चार्ज करे, अकॉर्डिंगली दे कैन चूज द पॉलिसी और द कंपनी दे वांट टू इन्वेस्ट विद। देन यहाँ पर परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस, तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है वो चार्ज करती हैं बेस एक्सपेंस रेशियो स्कीम की परफॉर्मेंस के साथ में, स्पेसिफिक रेगुलेटरी कंडीशंस लगती हैं, फंड मैनेजर्स अलाइन करते हैं इंसेंटिव्स को इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स के साथ में। तो यहाँ पर इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में 0.90 का कैप है। रिवाइज एक्सपेंस रेशियो कैप में क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम्स, जहां पर आप इनको बेसिकली एक मैच्योरिटी तक लॉक इन रखते हो, उसके बाद में ही इनको रिडीम कर सकते हो, 1% है। और इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑफ फंड्स जो है वो आपका 2.10% है। ब्रोकरेज कैप्स को भी यहाँ पर रैशनलाइज किया गया। जब कैप लिखा हो तो मतलब मैक्सिमम लिमिट इतनी रहेगी। तो कैश मार्केट ट्रांजेक्शन 6 बेसिस पॉइंट रखेगा, मतलब 0.06%, ठीक है, जो कि पहले आपका 8.59 बीपीएस आपका चल रहा था, अब उसको इन्होंने और कम कर दिया है। डेरिवेटिव सेगमेंट में 2 बेसिस पॉइंट्स रहेगा, जो कि पहले 3.89 बीपीएस था। इम्पैक्ट की बात करें, 100 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर 1% बनाते हैं। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कम हो जाएगी। फिर यहाँ पर न्यू फंड ऑफरिंग, जैसे आईपीओ आता है शेयर्स के लिए, एनएफओ आता है जब कोई नया फंड आता है म्यूचुअल फंड में, तो आपके म्यूचुअल फंड्स के लिए, ठीक है। तो फंड्स जो कलेक्ट किए जाएंगे ड्यूरिंग न्यू फंड ऑफर्स वो इन्वेस्ट करने चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट होगा इन्वेस्टर के पैसे का। एनहांसमेंट नॉमिनेशन फैसिलिटी में इन्वेस्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं अप टू 10 नॉमिनीज अपनी हर एक म्यूचुअल फंड होल्डिंग के लिए, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, व्हाटएवर दे वांट, हस्बैंड वाइफ को जो भी है उनको आप कर सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ नॉमिनीज यहाँ पर पहले था, अभी 10 नॉमिनीज तक आप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी स्टेट प्लानिंग में। पोर्टफोलियो मैंडेट्स की बात करें फॉर इक्विटी फंड्स, तो मिनिमम इक्विटी एलोकेशन 75% आपका जो शेयर यहाँ पर म्यूचुअल फंड का पैसा है वो आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। पहले 65% तक था, ताकि इक्विटी फंड्स जो हैं वो ट्रू टू लेबल कैरेक्टर को यहाँ पर मीट करें। तो अगर आपने बोला कि हमारा एक इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, तो आपको फिर 75% अमाउंट जो है वो इक्विटीज में इन्वेस्ट करनी होगी। एमएफ लाइट फ्रेमवर्क पैसिव फंड्स के लिए, तो ये इंडेक्स फंड और ईटीएफ पर एप्लीकेबल होगा। लाइट वेट रेगुलेटरी रिजीम है, कंप्लायंस बर्डन को कम करा जाएगा, एंट्री बैरियर्स लोअर रहेंगे न्यू प्लेयर्स के लिए। पैसिव इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को हम प्रमोट करेंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में क्लियर सेग्रीगेशन होगा कॉस्ट का। पोर्टफोलियो मैंडेट्स यहाँ पर स्ट्रिक्टर रहेंगे। इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन यहाँ पर ज्यादा बेटर हो पाएगा। इन एनएफओ डिप्लॉयमेंट जो हम 30 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा जल्दी से जल्दी डिप्लॉय होगा, बेटर रिटर्न्स उन्हें मिल पाएंगे। इनोवेशन यहाँ पर एनकरेज करा जा रहा है। तो जो परफॉर्मेंस लिंक्ड फी है कि अगर इंसेंटिव्स आपके यहाँ पर जो मिल रहे हैं अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्सपेंसेस रहेंगे, तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस भी ये लोग कोशिश करेंगे बेटर रखें। और म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क यहाँ पर देखा जाएगा। यूपीआई से रिलेटेड यहाँ पर ट्रांजेक्शन सर्च की बात हुई है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है, मीनिंग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ गए हैं, 21.63 बिलियन हो गए थे दिसंबर 2025 तक, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 29% बढ़े। एनुअल यूपीआई ट्रांजेक्शन वैल्यू हिट कर चुकी है 300 लाख करोड़, इतने रुपीस के ट्रांजेक्शन टोटल हुए हैं। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हैं, 21.63 बिलियन। और कितना अमाउंट ट्रांजेक्ट हुआ है,
300 लाख करोड़ का फॉर द फर्स्ट टाइम 2025 में, और लिंक किया गया सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, फ्रांस, श्रीलंका एक्सेट्रा कंट्रीज के साथ में। यूपीआई लाइट हम स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं। 1 2 3 पे यहाँ पर फीचर फोन्स के लिए, जिनमें कि हमारे पास जो वो बटन वाले छोटे फोन्स होते हैं ना, कीबोर्ड फोन्स। क्रेडिट लाइन यूपीआई पर यहाँ पर प्री सैंक्शन बैंक क्रेडिट दिया जा सकता है। हेलो यूपीआई यूज किया जाता है वॉइस अनेबल्ड पेमेंट फीचर के लिए। ट्रेड्स और आरएक्सएल हिस्टोरिक डिविडेंड यहाँ पर दे रहे हैं। तो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया का पहला ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं ना, ठीक है, एमएसएमई के लिए ये लेकर आए थे, तो वो अब यहाँ पर अपना डिक्लेयर करें और डिविडेंड पे करें शेयर होल्डर्स के लिए। तो यहाँ पर इनको ऑथराइज किया था आरबीआई ने अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें कि सिडबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेवरल लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपके आते हैं। एमएसएमई सेलर्स, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट बायर्स, फाइनेंशियर्स इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। विदाउट रिकोर्स फैसिलिटी पर काम करता है, मीनिंग जो सप्लायर है उसने अपना बिल देकर यहाँ पर डिस्काउंटिंग कराकर फाइनेंसिंग की, ठीक है। जो बायर था, बायर उस बिल पर डिफॉल्ट कर गया, तो सप्लायर को बैंक को पैसा नहीं देना है। विदाउट रिकोर्स मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की, एक्सपोर्टर की नहीं होती है। तो एमएसएमई सेलर लायबल नहीं है अगर बायर डिफॉल्ट कर गया। इसको जैम पोर्टल के साथ में और जीएसटीएन के साथ में इनवॉइस ऑथेंटिकेशन के लिए हमने लिंक करा है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड तमिलनाडु की तरफ से। पीएसएल बेनिफिट्स में फैक्टरिंग और डिस्काउंटिंग जो है ट्रेड के ऊपर, वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर भी आती है, ठीक है, क्योंकि एमएसएमई को यहाँ पर ट्रेड फाइनेंस कर रही है इसलिए। ट्रेड प्लेटफॉर्म आरबीआई रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है एमएसएमई ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, इनवॉइसेस आपकी हो जाती हैं। तो जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और कंपनीज जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा का है, उनको ट्रेड प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होता है। ऐसा बजट 2024-25 में मैंडेट पास किया गया। ट्रांसपेरेंट डिजिटल कॉम्पिटिटिव बिडिंग मैकेनिज्म रहती है। पीएसयूज और लार्ज कॉर्पोरेट्स यहाँ पर बायर की तरह काम करते हैं, और क्रेडिट रिस्क जो है वो बायर के साथ है, क्योंकि बायर को यहाँ पर पेमेंट करनी है, तो क्रेडिट फ्लो हमारे एमएसएमई के लिए बढ़ जाता है। आज के लिए इतना ही है। इसी के साथ में जनवरी के जो फाइनेंस करंट अफेयर्स हैं, वो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर सकते हो, चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बता सकते हो। जो एस्पिरेंट्स हैं अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स में, आप आरपी एकेडमी के बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अगर आप आरबीआई, सेबी, नबार्ड इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर पूरा ही स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वीडियो फॉर्मेट में आपको फ्री मिलता है, जहां पर हम एकदम क्वालिटी कंटेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि पेड क्लासेस में आपको कुछ अलग मिलेगा, चाहे आप कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।